अतीक माफिया था और माफिया के साथ दूरी बना के रखी जाए, ये शराफत का तकाजा है। उसके संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा से थे। और क्यों थे? क्योंकि वो चाहता था कि उमेश पाल की हत्या इन्हीं सोफिस्टिकेटेड हथियार से मिट्टी में मिला दूंगा। शायद उनकी वाड़ी में सरस्वती विराजमान थी। खाटू श्याम मंदिर, आप ये मान के चलिए, ऐसा कोई सेंसिटिव स्पॉट नहीं है जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के रडार पे नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक कश्मीर में ले नहीं लूंगा तब तक मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा। मुसलमान हमारा दूसरा भाई है, दो भाई हैं भारत में, एक हिंदू और एक मुसलमान। लेना एक न देना, दोनों गिलास फूटा पा रहा है। मतलब हम तो है नहीं युद्ध में। बावजूद इसके आप ये देख लीजिए कि युद्ध की जो छींटे नहीं, उसका दुष्परिणाम प्रत्येक भारतीय भोग रहा। नमस्कार, मैं हूं अली शरर और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 90 के दशक से लेकर के 2000 के दशक तक तमाम बड़े घटनाओं को लेकर चर्चाओं में रहा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद आईपीएस विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के खुद डीजीपी भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अली शरर साहब, बड़ी मेहरबानी की तशरीफ लाए, शुक्रिया। सर, आपके समय में और आज के समय में जो अपराध में चीज़ें बदली हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा दो बातों पे। आज की तारीख में योगी जी का है ज़ीरो टॉलरेंस। सबने बहुत कहा कि हम अपराध नियंत्रित करेंगे, करने जा रहे हैं, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस शायद ये टर्म का इस्तेमाल शायद ही कभी हुआ हो। और दूसरा टर्म सदन के पटल पर योगी जी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा। शायद उनकी वाड़ी में सरस्वती विराजमान थी, वाकई मिट्टी में मिल गया। इसके पहले आपने देखा होगा कि बाहुबलियों से एक आत्मीयता, बाहुबलियों से एक सामीप्य, वो सामीप्य और आत्मीयता आज नहीं है। आज कहीं भी बाहुबली अगर है उत्तर प्रदेश में, वो अपने को असुरक्षित माने, असुरक्षित नहीं मानेगा या दुस्साहस करेगा तो प्रसाद तुरंत वितरण हो जाएगा, प्रसाद वितरण समारोह तुरंत हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा नाना प्रकार के एक्शंस, इनकाउंटर्स, लोग बताते हैं कोई हाफ एनकाउंटर भी होता है, अभी तो मुझे नहीं मालूम हाफ एनकाउंटर क्या होता है, लेकिन इनकाउंटर से लेके बुलडोज़र एक्शन तक, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 64,000 एकड़ बाहुबलियों की ज़मीन को कुर्क कर लेना, लगभग 1400 करोड़ तो अकेले की जो संपत्ति चल अचल अतीक की थी वही बरामद की गई। तो इतना सब कुछ बरामद करने के बाद आप समझ सकते हैं। और वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में गरीबों के मकान बना करके एक बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार अली साहब उनको गरीबों में तकसीम किया गया। तो आप समझते हैं कि इसके पहले भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। आज अगर हो रहा है तो वो स्वागत के योग्य है, क्योंकि ये अभूतपूर्व सफलता योगी सरकार की है। अभी आपने जिक्र किया अतीक अहमद का। हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई है धुरंधर 2। उसमें अतीक अहमद के किरदार को दर्शाया गया है, जो एक बड़ा गैंगस्टर था, पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में था। आपके समय में भी ऐसे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहे हैं, आप डीजीपी रहे हैं, तो क्या आपको कोई ऐसा मामला याद है जो अतीक अहमद से संबंधित रहा हो? आईएसआई के मामला जो है, अगर आप देखें तो ये बहुत बात का है। ये 2020 के बाद का है। 2020 के बाद ये बताया था, हमारे टाइम का तो ये था कि IS 277 उसके गैंग का नाम था, 100 से ऊपर आपराधिक इतिहास में था। लेकिन राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड और अपहरण ये बहुत बहुत बाद में हुए थे। और इसके लिए बताया जाता है कि पाकिस्तान से ड्रोन की ड्रॉपिंग पंजाब में होती थी और उसमें 455 बोर की पिस्तौलें, AK-47 और कारतूस और RDX मिला था। और आप पूछेंगे इसका कोई प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि थाना शाहगंज तत्कालीन इलाहाबाद में और वर्तमान प्रयागराज में उसमें जो FIR लिखी है उसका इकबालिया बयान। और इसकी मौत के बाद जब इसके घर की तलाशी ली गई तो पाकिस्तान के बने हुए कारतूस और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस बरामद हुए। ये चीज़ बड़ी गंभीर और आपत्तिजनक है कि पाकिस्तान के कारतूस तुम्हारे घर में कैसे आए। और उसका ये कह देना है इकबालिया बयान में, और प्रमाणित करता है कि उसके संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा से थे। और क्यों थे? क्योंकि वो चाहता था कि उमेश पाल की हत्या इन्हीं सोफिस्टिकेटेड हथियार से, पिस्तौल तो वो 30 कैलिबर की भी मंगा सकता था, FM ब्राउनिंग भी मंगा सकता था, लेकिन 30 ना मंगा करके उसने 455 मंगाई कि अगर एक गोली घुटने में भी लग जाए तो वो ख़त्म हो जाए, अगला बचेगा नहीं। जो हैवीएस्ट कैलिबर पिस्टल का होता था वो मंगाया। अभी हाल ही में जिस तरह से फिल्म रिलीज़ हुई है, उसको लेकर की राजनीति भी गर्मा रही है। एक विशेष समुदाय और एक तमाम राजनेता उनके पक्ष में खड़े हैं। अतीक अहमद के बोल रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। अतीक अहमद ऐसा नहीं था। गौर से सुने, अतीक अहमद माफिया था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। फिल्म क्या दिखा रही? फिल्म तो मनोरंजन के लिए, उसको मनोरंजन की तरह देखें। अतीक माफिया था
और माफिया के साथ दूरी बना के रखी जाए। ये शराफत का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है। उसके हाथ बेगुनाहों के खून से सने हुए हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार और इष्ट मित्रों के भी खून से सना हुआ है। उसका साथ देने की मजबूरी क्या है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब कहाँ दफन हुए हैं? अशफाक उल्लाह खां साहब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक कहाँ दफन हुए हैं? परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद कहाँ दफन हुए हैं? भारत में हुए? भारत में हुए तो कहाँ हुए ज़रा बता दें। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे बताएं ना, मैं नेताओं से पूछ रहा हूँ। इनके बारे में, इनको आपने गरीबों का मसीहा नहीं कहा, आपने जाके चुट्टे को जाकर के गरीबों का मसीहा रॉबिन हुड कह रहे हैं। और एक नाम तो मैं और भूल गया था, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक कश्मीर में ले नहीं लूँगा तब तक मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, अनाज नहीं खाऊंगा। इनके बारे में तो आप जानते भी नहीं हैं और कसम खा रहे हैं आप अतीक के बारे में। मुझे घोर आपत्ति है। हमारे हीरोज़ ये हैं, हीरोज़ ही नहीं है, हमारे लिए परम पूज्य हैं, देवतुल्य हैं ये। लेकिन ये आपके लिए माने नहीं है, क्योंकि ये आपको वोट नहीं दिला पाएंगे। और चूंकि वोट नहीं दिला पाएंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल बेकार है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को। मुसलमान हमारा दूसरा भाई है, 2 भाई हैं भारत में, एक हिंदू और एक मुसलमान। इसमें किसी को गलतफहमी ना हो। और अतीक ऐसे माफिया बाहुबलियों का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं है। कान खोल के सब लोग सुन लें। आप मानते हैं कि वोट की राजनीति है सिर्फ? क्योंकि हाल ही में 2027 सरासर वोट की राजनीति है। क्योंकि अगर हमें किसी का सम्मान करना होता तो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए। भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाक उल्लाह खां, हवलदार परमवीर चक्र, इनकी तो कोई नाम ही नहीं लेता है। क्यों नहीं लेते हैं आप? क्योंकि राजनीतिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। सरासर राजनीति है और उसी का सारा ताना बाना और फरमा खींचा जा रहा है। और मुझे घोर आपत्ति है इस तरीके की राजनीति कि अब आपको बैसाखी भी लगाई तो आपने ऐसी सड़ी गली बैसाखी लगाई अतीक अहमद की। आप मानते हैं 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिरा है? योगी सरकार के आने के बाद लोगों में एक शांति का देखा जा रहा है, क्योंकि जिस समय मुझे याद है कि नोएडा, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ एक बड़ा अपराध का ग्राफ हुआ करता था। दिन में भी लोगों से कारें छीन लिया करते थे। आज कहीं ना कहीं आप इसको मानते हैं कि रोकथाम लगी है? अली साहब, मैं मानता नहीं हूँ। स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहे हैं, NCRB के स्टैटिस्टिक्स अगर देख ले तो आप देखेंगे कि 85% डिक्लाइन जघन्य अपराध है, रॉबरी, डकैती और इस तरह के अपराधों में। और एक अपराध है जो कि मिनिमाइज नहीं हो सकता है, जो कि हत्या, उसमें भी कमी आई है। हर हेड में अगर क्राइम गिरा है इंक्लूडिंग 85%, तो आप समझ सकते हैं। और 2.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती, वो भी पारदर्शी तरीके से और त्रुटिविहीन तरीके से, ये भी एक अपने में रिकॉर्ड है। हर ज़िले में महिला पुलिस थाना और साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस परिपक्वता के साथ और जिस दृढ़ निश्चय के साथ ये कार्रवाई की गई है, अभूतपूर्व है। मैंने इस एरिया में बहुत सेवा दी है। नोएडा को कहते थे क्राइम कैपिटल उत्तर प्रदेश का नहीं, इंडिया। यहाँ पर एडोबे के चेयरमैन के बच्चे की किडनैपिंग हो गई, अपहरण उद्योग कहा जाता था। तो वो सब चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। अब वो सब गुंडागर्दी के ज़माने चले गए। अच्छा विक्रम साहब, आपके जहन में एक सवाल होता होगा कि आपके समय में क्यों योगी सरकार नहीं थी? एक मन में होता होगा कि अगर मैं होता तो मैं बेहतर करता। मुबारकबाद देना चाहूँगा। योगी जी कभी कभी नोएडा आते हैं और सीनियर सिटीजन को बुला करके वार्तालाप करते हैं और एक प्याला चाय के ऊपर पूछते हैं कि भाई हालात कैसे हैं, कोई और सुधार हो स्वच्छ प्रशासन के लिए तो आप अपने विचार से अवगत कराएं। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने यही कहा, योगी जी मैं बहुत अंतर्तृप्त व्यक्ति, मुझे कभी कोई अभिलाषा जीवन में नहीं थी, लेकिन आपकी कार्य संस्कृति देख करके मेरे जीवन में ये अभिलाषा है कि काश आप मुख्यमंत्री होते और मैं पुलिस में सेवा करता। तो बहुत हंसे। उनका आपका बैच कौन सा था? उनका सन 74 का मैं हूँ। तो वो और ज़्यादा हंसे कि शायद खैर, आप मानते हैं कि 2017 के बाद से जो बड़े बड़े गैंगस्टर समाप्त किए हैं योगी सरकार ने, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है? बहुत राहत मिली है अली शरर साहब, बहुत राहत मिली, राहत की सांस ली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आप अपने दफ्तर जाइएगा तो 10 रिक्शे वालों से, ऑटो वालों से, खोंचे वालों से पूछिएगा, उनका जवाब जो है वो होगी नकाराए खुदा। और वो जो कहेंगे वो माने। और मैं जो रोज़ बात करता हूँ और सब लोग ये कहते हैं कि योगी सरकार एक वरदान है उत्तर प्रदेश के लिए। मैंने इस एरिया में बहुत सेवा दी है। नोएडा को कहते थे क्राइम कैपिटल उत्तर प्रदेश का नहीं, इंडिया। मैंने इस एरिया में बहुत सेवा दी है। नोएडा को कहते थे क्राइम कैपिटल उत्तर प्रदेश का नहीं, इंडिया। लेकिन लोग कहीं ना कहीं फिर भी ठग का शिकार हो जाते हैं। आपकी तरफ से क्या कोई ऐसी राय है हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग जागरूक हों? अच्छा सवाल।
200 साल की डकैती में टोटल टर्नओवर डकैतों का 200 साल में रहा होगा मुश्किल से 200 करोड़। ये साइबर क्राइम एक ऐसा अभिशाप रहा है कि 2 साल में इन्होंने कमा लिया 2000 करोड़। आप समझ सकते हैं कि 100 सोनार की, एक लोहार की, और इतना भयावह स्थिति है। तो बस यही है कि मैं ये कहूँगा, अनजान ऐप्स, अननोन सोर्सेस से ऐप डाउनलोड न करें। किसी भी तरीके से डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तीसरी चीज़ यह होती है कि अपना OTP वगैरह कोई आता है। अब इसके जो फ्रॉड्स होते हैं, एक तो हनी ट्रैपिंग, दूसरा OTP फ्रॉड्स, कि आपसे कहते हैं कि आप हमें 1 रुपये भेज दीजिए, मैं अभी आपको देख लेता हूँ। ये सब चीज़ों के हमें ना आपका रुपया चाहिए ना कुछ चाहिए, आमने सामने बात कीजिए। मेरे पास भी फ़ोन आया है, और मेरे पास भी फ़ोन आया कि साहब आप जो है, आपकी जो गतिविधियाँ हैं बड़ी अवांछनीय हैं और आप यहाँ पेश हो जाइए, वरना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, हम CBI के दफ्तर से और ED के दफ्तर से बोल रहा हूँ। तो उनको मैंने कुछ आदर सूचक शब्द सुनाए, तो उसके बाद से आज तक कोई फिर मैसेज आया नहीं आज तक। आप बिल्कुल अननोन लोगों से बात न करें। विदेशी नंबर खासतौर पे व्हाट्सएप पे आते जिनको आप नहीं जानते, उनको बिल्कुल न लें। और अगर कि कोई भी चीज़ होती है आधी रात के आसपास, कोई महिला आपसे हाई हेलो करती तो बिल्कुल न लें। वो हनी ट्रैपिंग का पहली पायदान है वो। तो OTP फ्रॉड्स हो गए, कुरियर फ्रॉड्स हो गए, और AI एनेबल्ड वॉइस, आपकी आवाज़ को AI से बिल्कुल आपकी होगी, और अपने घर पे फ़ोन करके देंगे कि मैं ज़रा मुसीबत में हूँ, इसमें ज़रा इतने रुपए भेज दीजिए। ये सब झांसे झपट्टे में न पड़िए। और एक इसकी ट्रिक ये होती है, अच्छा आप चूँकि मेरे भाई बोल रहे हैं, ये बता दीजिए हमारा पहला पेट कौन सा था, या मेरे घर में पुकारने का नाम क्या था मेरा। कि आपका अली शरण है, घर में अगर मुन्ना है या पप्पू, तो बता दो मेरे घर में पुकारने का नाम क्या है। AI नहीं बता पाएगा। तो ऐसा कोई सवाल जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है वो पूछ दीजिए, नहीं बता पाएगा वो। सर, हाल ही में गाज़ियाबाद पुलिस ने जासूसी गैंग का खुलासा किया है जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। हाल ही में आतंकी घटना घटी है बाकायदा पहलगांव में, उसके बाद फिर दिल्ली लाल किले पर। अभी एक बड़ी मुसीबत बन चुका है कि इन लोगों को बाहर निकाल के लाना, जो कि अभी भी पाकिस्तान के संपर्क में है, उनके लिए काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं सर, जिस तरह से गैंग पकड़ा गया है, इसको किस नज़रिए से लेते हैं आप? दोनों बातें हैं। एक तो सुरक्षा एजेंसी, उसको बधाई, और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है, बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। और देश को जागरूक हो जाना चाहिए कि हर मोहल्ले गली में पहले स्लीपर सेल की बात होती थी, अब जासूसी की बात हो रही है। अली शरर साहब, जो आपने फरमाया कि जब पहलगाम हुआ था तो ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, वो पूरा एरिया पहले देख करके आई थी, पाकिस्तान भी गई थी। दानिश, जो पाकिस्तान एम्बेसी का 3rd सेक्रेटरी था, उसके साथ रंगरेलियाँ मनाती हुई पाकिस्तान गई, ये चीन गई। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज़ ने शायद इसके बाद कार्रवाई की, ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया, और आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। आपका दूसरा सवाल, गाज़ियाबाद में 14 मार्च को पहले 5 लड़के पकड़े गए, और कल तक ये बताया गया था कि 24 लड़के और एक महिला मीरा पकड़ी गई है। इसमें 5 नाबालिग हैं। अब इनका मोडस ऑपरेंडाई बड़ा चौंकाने वाला है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, शायद उसका नाम सरदार, और उपनाम को था जोरा सिंह या ज़ारा सिंह, और उस तरीके से वो गाइड करता था कौन से ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, और सोलर पावर्ड सिम ऑपरेटेड स्टैंड अलोन CCTV लगा दे। और कहाँ लगा दे? सामरिक महत्व की जगहों पर, जैसे कि आपका एक रेलवे स्टेशन दिल्ली कैंट है, सोनीपत है, और आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आदि के आसपास। इसके अलावा कश्मीर तक इन्होंने ये इस तरीके के CCTVs लगाए। सरदार ने इनको टास्क किया कि तुम 50,000 रुपये ले लो और भुज में जा कर के कुछ जगहों पर जा कर के इसको लगाओ। खैर, वो तो उसके पहले ये गिरफ्तार हो गए, लेकिन 24 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें एक महिला का होना, 5 नाबालिग का होना और 8 हिंदुओं का होना, ये बताता कि सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने प्लानिंग की। और इनके 4 ग्रुप्स बनते थे, एक रिक्रूटमेंट, दूसरा इंस्टॉलेशन, तीसरा फंडिंग और चौथा टेक्नोलॉजी। इसके बाद इनका जो ऑपरेशन था, इन्होंने जानबूझ करके महिला को, नाबालिग को, हिंदुओं को लगाया कि जो ऑपरेशनल काम होता था इंस्टॉलेशन का, वो हिंदुओं से कराते थे। पैसा मुस्लिम लोग लेते थे, उसका बंटवारा जुवेनाइल से करवाते थे, और जुवेनाइल को आगे करते थे कि अगर पकड़े जाएं तो कम से कम सज़ा हो, नाम आदि न खुले। लेकिन इनके शातिर दिमाग की चीज़ खुल गई। लेकिन आपकी बात, जहां बधाई तो आप दे दें, लेकिन बधाई के साथ जाग जाएं और तब सोएं जबकि आपकी एक आंख हमेशा खुली रहे। अगर आपने दोनों आंख बंद कर ली तो दुर्घटना होने में समय नहीं लगेगा। सर, अभी जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, इसमें बताया गया गाज़ियाबाद पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की तरफ से कि खाटू श्याम मंदिर इनका बड़ा टारगेट है, क्योंकि लोकेशन पाकिस्तान भेजी गई है। तो क्या अब बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है?
देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान एक खाका तैयार रखता है, जैसे कि सभी चरमपंथी। पाकिस्तान एक बिका हुआ दिवालिया एक मुल्क है और हिंदुस्तान के ऊपर दुर्भावना रखना ही उसकी वजूद की का कारण है। अब खाटू श्याम मंदिर तो आप बता रहे हैं 2005-06 में कुछ पकड़े गए थे कनक भवन अयोध्या में, और वहाँ पर हनुमानगढ़ी के जो नक्शे बना रहे थे लड़के, लेकिन तब इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। उनके नक्शे बरामद कर लिए गए और उनको जेल भेज करके मामले को बहुत गहराई से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन खाटू श्याम मंदिर, आप ये मान के चलिए, ऐसा कोई सेंसिटिव स्पॉट नहीं है जो कि पाकिस्तान के ISI के रडार पे नहीं है। लेकिन हम लोग भी अब क्या करते हैं ये उसका खुलासा ठीक नहीं है, लेकिन हमारी आत्मरक्षा, हमारे सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है, फूल प्रूफ है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो मुक्की खाएंगे और वहीं पर इनको 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा फ़ौरन से पेशतर। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर चल रहा है, इसमें पूरी दुनिया कहीं ना कहीं संकट में दिखाई दे रही है, क्योंकि तेल का बड़ा व्यापार ईरान से है। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, युद्ध किसी का समाधान नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कितने युद्ध हुए हैं, और आज बता दें उनके बाद क्या कभी किसी का समाधान मिला है। लेकिन युद्ध का जो इमीडिएट परिणाम है कि तेल आपका $113 पर बैरल हो गया है, आपकी महंगाई आसमान छू रही है। हिंदुस्तान का सेंसेक्स परसों के दिन 13 लाख करोड़ का नुकसान हम भारतीयों का हो गया। लेना एक न देना दो, गिलास फूटा 12 आने। मतलब हम तो है नहीं युद्ध में, हम तो तटस्थ हैं। हमने तो किसी की न निंदा की है, न स्तुति की है, न हम किसी के साथ हैं। बावजूद इसके आप ये देख लीजिए कि युद्ध की जो छींटे नहीं, उसका दुष्परिणाम प्रत्येक भारतीय भोग रहा। गैस की शॉर्टेज आपके यहाँ, तेल की शॉर्टेज आपके यहाँ, और एक भय और आतंक का, जो हमारी रेमिटेंस मिडिल ईस्ट से आती थी सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की, उसमें रुकावट, व्यवधान। और हमारे ऐसा परिवार भारत में ढूंढना मुश्किल है जिसके कि परिवार का कोई न कोई व्यक्ति मिडिल ईस्ट में आज काम न कर रहा हो या रह न रहा हो। दुबई खाली हो रहा है, बहरीन खाली हो रहा है, कतर खाली हो रहा है। तो जितने जल्दी युद्ध समाप्त होगा, अभी तो ट्रंप जी ने यह कहा कि 5 दिन में युद्ध विराम नहीं, पॉज करेंगे, तो उसके देखिए कितने सकारात्मक परिणाम आए। ये युद्ध जल्दी समाप्त हो, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, युद्ध कोई समाधान नहीं है। युद्ध के दुष्परिणाम पूरा विश्व झेल रहा है, उसमें भारत भी है। तो ये थे IPS विक्रम सिंह साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात जनतंत्र TV के सामने रखी। और देश बाकी दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र TV।